22 साल की छोटी सी उम्र में ईशा फैशन इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन चुका है। इतना ही नहीं, अब ईशा ने शाहजहाँपुर जाट इलाके में अपना नया शोरूम बना लिया है। साथ ही अपना ब्रांड भी लॉन्च कर लिया है। अब वह बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को टक्कर देने लगी है। ईशा ने अपने नए ब्रांड का नाम भी अनोखा शाही रखा है, जे फॉर जानकी। जब कोई उनसे पूछता है कि उसने अपने ब्रांड का यह नाम क्यों चूज किया है, तो ईशा फक्र से बताती है कि जानकी मेरी प्यारी दादी का नाम है। आज यदि मैं अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंची हूं, तो सिर्फ दादी माँ की वजह से। मेरी दादी माँ ही मेरी लाइफ की मेंटर, मोटिवेटर व नेविगेटर सब हैं। ईशा की दादी माँ ईशा के ऑफिस में हर रोज़ ईशा के साथ ऑफिस में आती हैं। कुछ देर आराम कुर्सी पर बैठती हैं और जब थक जाती हैं तो ईशा ड्राइवर के साथ घर वापस भेज देती है। ईशा के मन में यह अटल विश्वास है कि दादी माँ का चेहरा देखकर दिन की शुरुआत करने से निश्चय ही उसका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। ईशा उनके इकलौते बेटे राघव व बहू सालू की इकलौती बेटी थी। ईशा के जन्म के बाद 1 साल तक सालू ने छुट्टी लेकर ईशा की परवरिश की। फिर ऑफिस ज्वाइन करने के लिए यह सवाल सामने आया, कितनी छोटी बच्ची को ना तो घर में अकेले आया के साथ छोड़ सकते हैं और ना ही किसी डे केयर में। सालू ने जब यह समस्या अपनी माँ के साथ शेयर की तो ईशा की नानी उसको अपने घर ले गई। उनका मानना था कि इतनी छोटी बच्ची को अभी से किसी आया के भरोसे छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सालू को अपनी बच्ची से अधिक अपने करियर की ज़्यादा चिंता थी। सालू की माँ ने लाख समझाया कि ईशा को अभी तुम्हारी व तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत है और जब तक वह 5 साल की नहीं हो जाती तब तक अपने जॉब को भूल जाओ। लाइफ में समय व परिस्थिति के अनुसार कई समझौते करने ही पड़ते हैं। इन 5 सालों में तो मैं अपने करियर में इतना पीछे रह जाऊंगी कि फिर मुझे कोई जॉब भी देगा या नहीं। मैं अपना करियर दांव पर नहीं लगा सकती। सालू ने अपना फैसला अपनी माँ को सुना दिया। काफ़ी सोच विचार के बाद नानी उसे अपने साथ अपने घर ले गई। ईशा अपनी नाना नानी की आंखों का तारा थी। सालू भी बीच बीच में अवकाश लेकर ईशा से मिलने जाती रहती थी। जब भी जाती अपनी बेटी के लिए ढेरों सारे उपहार, टॉफ़ी, चॉकलेट ले जाती। शायद यही उसका अपनी बेटी को प्यार दिखाने का तरीका था। इधर कुछ दिनों से नानी की तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने शालू से कहा कि अब तुम ईशा को अपने साथ रखो और उसकी देखरेख के लिए किसी अच्छी आया का इंतज़ाम कर लो। नाना नानी के लाड प्यार ने ईशा को जिद्दी व बिगड़ैल बना दिया था। राघव व शालू तो सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहते। ईशा अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि उसे घर में अकेले छोड़ा जा सके। अभी वह सिर्फ 6 साल की थी। सालू ने अपनी समस्या ऑफिस की दोस्त के साथ शेयर की। किसी ने आया रखने की सलाह दी तो किसी ने घर पर दादी नानी को बुलाकर उनके पास छोड़ने की सलाह दी। कितनी भी अच्छी आया रख लो, फिर भी बच्चे के पास किसी अपने का होना ज़रूरी है। इससे बच्चा सिक्योर फील करता है। सालू ने ऑफिस से 1 सप्ताह की छुट्टी ली। शहर की सबसे अच्छी सिक्योरिटी एजेंसियों के बारे में पता किया जो अच्छी आया को प्रबंध करती थी। 1-2 कंपनियों ने तो शहर के नामगिरी लोगों के नाम भी बताए कि हमारे यहाँ से भेजी गई आया के व्यवहार से उसके घर वाले बहुत संतुष्ट थे। सालू ने पूरे कमरे में कैमरे लगवा दिए जिससे वह ऑफिस में बैठे बैठे आया के ऊपर नज़र रख सके कि आया उसकी बच्ची के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। शालू इतना करने के बाद काफ़ी संतुष्टि का अनुभव कर रही थी कि वह तसल्ली से अपनी जॉब पर फोकस कर सकेगी। राघव के टूर से लौटने पर उसने अपने इंतजाम के बारे में सब बताया। सालू की सब बात सुनने के बाद राघव ने खुश होकर कहा, सालू हमारी बेटी के बारे में जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन मेरा मानना है अभी भी यही है कि जबकि हम दोनों अपने अपने जॉब में बिजी हैं, ऐसे में आया के अलावा घर में किसी अपने का होना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या मतलब है कि किसी अपने का होना ज़रूरी है? अब कोई अपना क्या बाज़ार से खरीद कर लाया जाएगा? आपको तो मालूम है कि मेरी माँ ने 6 साल तक पाला पोसा है। अब मेरे परिवार में तो कोई है नहीं जो हमारे घर आकर रहे। क्यों, ईशा की दादी तो है।
अभी वे स्वस्थ भी हैं, अनुभवी भी। उनको जाकर ले आता हूँ। वहीं रहेंगी ईशा के साथ। फिर जब ईशा कुछ और बड़ी हो जाएगी तो उसे किसी अच्छे हॉस्टल में डाल देंगे, जहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई व देखरेख दोनों ही हो जाएगी। राघव के मुंह से दादी को अपने घर में लाने की बात सुनकर सालू का मूड उखड़ गया। आपको तो बस हरदम अपनी माँ को ही इस घर में लाने के मौके की तलाश रहती है। आपको तो मालूम है कि मुझे अपने घर में किसी की दखलंदाजी जरा भी पसंद नहीं है। फिर वह देहातिन मेरी बच्ची को क्या अच्छी आदतें व संस्कार सिखाएगी? क्यों, हम भाई बहनों को भी तो उन्होंने ही पाला है और अच्छे संस्कार भी दिए हैं। इस मुद्दे को लेकर राघव व शालू में काफ़ी बहस हुई। आखिर शालू को तो चुप होना ही पड़ा। गुस्से में आकर सालू ने सासू माँ के लिए जो देहातन शब्द का प्रयोग किया, उस पर उसे खुद ही पछतावा हुआ और इसके लिए राघव से उसने तुरंत सॉरी भी कहकर माफ़ी मांग ली। दूसरे दिन इतवार था। राघव कार लेकर गया और दोपहर तक माँ को लेकर आ गया। बहू ने उन्हें देखकर जिस अंदाज में पैर छुए और जिस तरह मुंह लटका लिया, वह उन्हें बहुत खला। आखिर वह बच्ची तो नहीं थी। अनमने ढंग से किए जाने वाले स्वागत को पहचानने की बुद्धि वह रखती थी। उनकी पोती भी उन्हें अजनबी नज़रों से देखती रही। फिर राघव ने ईशा को बताया कि यह तुम्हारी दादी माँ है, इनको अपना कमरा नहीं दिखाओगी? शालू ने ईशा को व्यस्त रखने के लिए उसको कई तरह की एक्टिविटीज की क्लासेस ज्वाइन करा दी थी। इन क्लासेस में वो क्या सीख कर आ रही है या नहीं, यह जानने और पूछने का सालू को समय कहाँ था। सालू चाहते हुए भी ईशा को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। सालू अपने जॉब में व्यस्त रहती। सुबह 8 बजे से घर से निकलकर जाती, शाम 8 बजे तक घर पहुंच पाती, जब तक ईशा सो चुकी होती। यही कारण था कि ईशा धीरे धीरे अपनी माँ से दूर व दादी माँ के नज़दीक होती जा रही थी। हाँ, शुरू में तो ईशा को अपने कमरे में दादी माँ का रहना अजीब लगा। फिर उनके प्यार व स्नेह भरे व्यवहार से अब उनके साथ घुलने मिलने लगी थी। एक दिन ड्राइंग क्लास में लौटी तो बहुत खुश थी। जानकी जी ने उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने अपनी ड्राइंग की कॉपी दिखा दी और बताया कि मैम ने हैप्पी फैमिली ड्रा करने को बोला था। मैंने जो बनाया उसको देखकर बहुत खुश हुई, मुझे शाबाशी दी। उसने अपनी ड्राइंग कॉपी में मम्मी पापा के साथ दादी माँ को भी चित्रित किया था। जानकी जी यह जानकर बहुत खुश हुई। समय अपनी गति से बीत रहा था। घर में आया के साथ साथ दादी माँ हैं, यह सोचकर सालू काफ़ी निश्चिंत हो गई थी। ईशा धीरे धीरे बड़ी हो गई थी, 12 साल की उम्र तक पहुंच रही थी। एक दिन स्कूल से लौटी तो स्कूल बैग पलंग पर पटककर अपने बेड पर आधे मुंह गिरकर रोने लगी। जानकी जी ने उसके स्कर्ट पर खून के दाग देखे तो घबरा गई। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मुझे बताओ, क्या तुमको कहीं चोट लगी है स्कूल में खेलते समय? ईशा ने कहा, नहीं, पर मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा है। माँ को 2-3 बार फ़ोन मिलाया पर बात नहीं हो पाई। दादी माँ, क्या आपके पास मेरे पेट दर्द को दूर करने की कोई दवा है? हाँ है ना, मेरी दवा से तुम्हारा दर्द एकदम छू मंतर हो जाएगा। जानकी जी समझ गई कि ईशा को पीरियड्स शुरू हो गए हैं और इसी कारण उसकी स्कर्ट पर खून के दाग लगे हैं और पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने आया को बोलकर गर्म पानी की बोतल लाने को कहा। ईशा को अपने पास लिटाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और पेट की सिकाई की। थोड़ी देर में ईशा को नींद आ गई। जब वह सोकर उठी तो बोली, लव यू दादी माँ, आपने तो सच में मेरा पेट का दर्द गायब कर दिया। ईशा को अपने पास बिठाकर वह धीरे धीरे उसे पीरियड्स की जानकारी दी और बताया, बेटा, एक उम्र आने पर ऐसा सभी के साथ होता है। अब हर महीने तुमको इससे गुजरना होगा। 3-4 दिन के बाद तुम नॉर्मल महसूस करोगी। डरने जैसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची। हाँ, इस दौरान तुमको अधिक उछल कूद से बचना होगा और अपने खाने में हेल्दी फूड्स को शामिल करने होंगे ताकि इस दौरान जो रक्त तुम्हारे शरीर से बाहर निकलेगा उससे कमजोरी महसूस ना हो। ईशा ने दादी माँ की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा कि आगे से इन बातों का ध्यान रखेगी।
समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दादी माँ को सिलाई व कढ़ाई करते देख उसका रुझान भी इसी ओर बढ़ रहा था। इस बार एग्जाम में क्राफ्ट की फाइल में उसे फुल मार्क्स मिले थे, क्योंकि दादी माँ से सीखे कसीदों ने उसको काफ़ी हुनरबाज बना दिया था। आज ईशा खुश थी क्योंकि उसकी टीचर ने उसकी क्राफ्ट फाइल को देखा कर उसकी बहुत तारीफ की। घर आते ही दादी माँ के गले में बाहें डालकर लिपट गई और बोली, लव यू दादी माँ। जानकी जी ने ईशा को अब तक गुड टच व बैड टच के बारे में भी बता चुकी थी। एक दिन ईशा स्कूल से आकर अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। उसकी क्लास का लड़का नोट्स लेने के बहाने घुस आया, क्योंकि दरवाज़ा आधा खुला रह गया था। जानकी जी रसोई में ईशा के लिए खाना लगा रही थी। वह लड़का पहले तो ईशा से छेड़छाड़ करने लगा, फिर उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ईशा ज़ोर से चिल्लाई। आवाज़ सुनकर दादी माँ तुरंत दौड़ी आई और उस लड़के का कॉलर पकड़कर 2-3 थप्पड़ मारे। फिर घर से बाहर खींच कर ले गई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर पूरे मोहल्ले को जमा कर लिया। सभी लोगों ने पूरी बात जानकर उस लड़के की जमकर धुलाई की। तब तक किसी ने पुलिस को बुला लिया था। उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कमरे में आने पर देखा कि ईशा कोने में डरी सहमी खड़ी थी। वह जानकी जी को देखकर उनसे लिपटकर रोने लगी और रोते रोते बोली, लव यू दादी माँ, यू आर ग्रेट। अगर आज आप ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। आया आंटी तो इन सब से बेखबर घोड़े बेचकर सो रही हैं। शाम को सालू के ऑफिस से वापस आने पर ईशा ने पूरी घटना अपनी माँ को बताई कि किस तरह दादी माँ की वजह से आज आपकी बेटी किसी अनहोनी का शिकार होने से बच गई। सालू को महसूस हुआ कि घर में किसी अपने का होना जरूरी है। साथ ही उसने जाकर अपनी सासू माँ को धन्यवाद दिया और अपने अब तक के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। ईशा ने 12वीं तक जाते जाते जानकी जी से कपड़ों की कटिंग, कढ़ाई व डिजाइनिंग सब सीख लिया था। इसीलिए उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने का मन बना लिया था। उसकी माँ ने भी उसकी चॉइस पर अपनी हाँ की मुहर लगा दी, क्योंकि ईशा के साथ साथ सालू भी सासू माँ के हुनर को सलाम करने लगी थी। और ईशा, वह तो उठते बैठते हर समय बस एक ही बात बोलती रहती थी, लव यू दादी माँ।